नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल GMV एकलव्य पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय इतिहास पाठ 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। तो हमने पहले मौर्य काल पढ़ा, अब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का जो कार्यकाल है वो है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। अब गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रथम शासक हुए हैं, जो संस्थापक हुए हैं, वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल है 240 से 280। और श्रीगुप्त गुप्त काल का संस्थापक था। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख से श्रीगुप्त का उल्लेख आदिराज के रूप में उल्लेख किया गया है। तो हमको केवल श्रीगुप्त के बारे में हमें इतना ही याद रखना है कि भाई 240 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की इन्होंने नींव डाली और इनका शासनकाल 240 से 200 ईस्वी तक रहा और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख से में इनको आदिराज के रूप में लिखा गया है। दूसरा सम्राट हुए हैं वो है घटोत्कच। अब 240 से 280 तो श्रीगुप्त और उससे बाद घटोत्कच 280 से 219। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। और प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धपुर ताम्रलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा भी बताया गया है। तो दो सम्राटों के बारे में, ये ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं थे, इनका समय भी टाइम पीरियड भी कम था। श्रीगुप्त जो संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का, महाराज की उपाधि, घटोत्कच की भी महाराज की उपाधि। दोनों के प्रभावती गुप्त के अभिलेख से उनको आदिराज, इनको प्रथम राजा। अब तीसरे शासक हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। अब इन दो शासकों ने तो महाराज की उपाधि धारण की थी, इन्होंने उपाधि धारण की महाराजा धीराज। अब देखो, जैसे सन याद करने के लिए जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं, उस तरह से 240, 80, 19, 35, 240, 80, 19, 35 हो गए तीनों के सन। 240 से 280 तक श्रीगुप्त, 280 से 319 तक घटोत्कच और 319 से 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम। अब इन्होंने, आपको मैंने बताया कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। इनका विवाह लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 ईस्वी 220 ईस्वी के नाम से चलाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमें तीन चीज़ मेन याद रखनी है। महाराजा धीराज की उपाधि, लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह, गुप्त संवत 319-320 में चलाया। इनका शासनकाल का समय 319 से 335। चार चीज़ हो गई। 319 से 35 महाराजा धीराज, लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह और गुप्त संवत 319-320 ईस्वी पूर्व में चलाया इन्होंने। चौथे शासक हुए हैं, जो प्रतापी शासक हुए हैं, वो हैं समुद्रगुप्त। इनका शासनकाल है 335 से 375। तो अब मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई, 240, 80, 19, 35, अब आ गया 75। उससे आपका किसका शासनकाल का टाइम पीरियड क्लियर हुआ, समुद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राज्य गद्दी पे बैठे 35 पे। अब समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का तो था। माता कौन थी, लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी, यानी लिच्छुओं का दोहिता था ये। और विंसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यानी जैसे नेपोलियन ने यूरोप पर अधिकार किया, वैसे समुद्रगुप्त ने भारत पर अधिकार किया, इसलिए इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किसने कहा है, विंसेंट ए स्मिथ ने। कौन सी पुस्तक में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब और समुद्रगुप्त ने
अश्वमेध यज्ञ किया था। अब अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ तब क्या कहता है जो राजा जिस राजा को किसी से भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा हो, वो इस यज्ञ को आयोजित करता है। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का आयोजन किया था, यानी कि समुद्रगुप्त ने पूरा अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से। और समुद्रगुप्त के बारे में उनके टाइम के सिक्कों से भी पता चला है। तो कुछ सिक्कों में इसको समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का ज्ञाता था।